हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल यशवंत एकेडमी। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हमारा मेन फोकस रहेगा आरआरबी एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल सीबीटी 1 एग्जाम जो 17 मार्च 2026 को हुई है, सेकेंड शिफ्ट का पेपर, उसी के ऊपर रहेगा मेरे भाई। क्योंकि क्वेश्चन अक्सर शिफ्ट वाइज रिपीट होते हैं और क्वेश्चन का पैटर्न भी इससे आपको पता चल जाएगा कि ट्रेंड का इंडिकेशन किस ओर से है, जो आपकी परीक्षा के लिए बहुत ज़रूरी भी है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपकी कोई महत्वपूर्ण क्लास मिस ना हो। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न जो पूछा था 17 मार्च सेकेंड शिफ्ट का जो पेपर में, वो क्वेश्चन था सिंधु घाटी सभ्यता के लोग तांबा किस राज्य यानी क्षेत्र से प्राप्त करते थे। फ्रॉम बीच स्टेट या रीजन डिड द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑब्टेन कॉपर। तो इसका राइट आंसर था मेरे भाई राजस्थान से। राजस्थान से तांबा प्राप्त करते थे। सिंधु घाटी के लोग मुख्य रूप से राजस्थान की खेतड़ी खादान से तांबा प्राप्त करते थे। इसके अलावा बे ओमान से भी तांबा मंगवाते थे सिंधु घाटी के टाइम में। कुछ महत्वपूर्ण खान भी देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ उस समय में प्रसिद्ध थी। तो सोना के लिए आपका प्रसिद्ध था कर्नाटक की कोलार की खानें और अफगानिस्तान से सोना आता था। चांदी आपका हो गया अफगानिस्तान और ईरान। टीन आपका आता था अफगानिस्तान से, ईरान से। लाजवर्द, लेपिस या लैजुल बोलते हैं इसको, सोर्तुघई जो अफगानिस्तान में है वहाँ से आता था। सेल्स आपका शंख हो गया। नागेश्वर और बालाकोट गुजरात का तटीय क्षेत्र से व्यापार इसका होता था। और कीमती पत्थर का व्यापार दक्षिण राजस्थान और गुजरात से होता है। जो आपका दक्षिण राजस्थान और एक राजस्थान का एक जगह है मकराना। मकराना आपको कमेंट में बताना है मेरे भाई कि किस लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आपका डिटेल्स भी आपको मैं कर दिया हूं जो महत्वपूर्ण है, जो आपका आने वाले शिफ्ट में बहुत ज़्यादा जरूरी है मेरे भाई। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड हो गया। 2025 आईसीसी महिला विश्व कप के फाइनल में प्लेयर ऑफ द मैच का पुरस्कार किसने जीता। तो आपका प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड किसने जीता, तो ये जीती थी शेफाली वर्मा। शेफाली वर्मा जीती थी महिला विश्व कप 2025 में। अगला प्रश्न है 2025 का नोबेल शांति पुरस्कार किसे प्रदान किया गया। हु हैज बीन अवार्डेड द 2025 नोबेल पीस प्राइज। मारिया कोरिना मचाडो को दिया गया था। नोबेल शांति पुरस्कार की घोषणा हर साल अक्टूबर महीने में करी जाती है। इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। शांति का नोबेल ओस्लो नॉर्वे में दिया जाता है। नॉर्वे में एक जगह है, हो सकता है नॉर्वे का राजधानी भी लगता है ओस्लो है, देख लीजिएगा एक बार थोड़ा सा। तो शांति का नोबेल ओस्लो यानी नॉर्वे में दिया जाता है, जबकि बाकी चीज़ों में जो नोबेल में दिया जाता है स्टॉकहोम स्वीडन में दिया जाता है। शांति का नोबेल पाने वाले पहले भारतीय मदर टेरेसा थी 1789 ईस्वी में, 1779 ईस्वी में, 1979। और सबसे कम उम्र की नोबेल प्राइज मिला था पीस प्राइज में मलाला यूसुफजई जो 17 वर्ष की है, उन्हें मिला था। आपको कमेंट में बताना है कि किस कंट्री से बिलोंग करती है मलाला यूसुफजई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था आत्मीय सभा के संबंध में कौन सा कथन गलत है। विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग आत्मीय सभा। तो आत्मीय सभा इस तरह से 4 ऑप्शन आपका था, आपको इसमें बताना है कि कौन सा गलत था मेरे भाई। तो आपका गलत फर्स्ट नंबर में ही था, क्योंकि लिखा है इसकी स्थापना 1824 में हुई थी, जो कि गलत है। इसकी स्थापना 1814-15 में हुई थी, 1824 में नहीं। आपका ए नंबर ही गलत है। और इसकी स्थापना कलकत्ता में हुई थी, ये सही बात है। मित्रों का समाज था, ये भी सही बात है। और आत्मीय सभा राजा राम मोहन राय द्वारा शुरू किया गया था, ये भी सही है।
लेकिन आपका 1824 नहीं बल्कि 1814-15 में करा गया था। राजा राम मोहन राय से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य भी देख लेते हैं। ब्रह्म सभा या ब्रह्म समाज जिसको बोला जाता है, 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की, जो बाद में ब्रह्म सभा की स्थापना करी थी, जो बाद में ब्रह्म समाज के नाम से प्रसिद्ध हुई। फिर स्तंभाद कौमुदी देख लेते हैं। बंगाली भाषा में इनके द्वारा निकाला गया प्रसिद्ध साप्ताहिक वीकली न्यूज़पेपर था और सती प्रथा का अंत इनके अथक प्रयासों के कारण 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी और यही सब कार्यों के कारण इन्हें भारतीय पुनर्जागरण का अग्रदूत के उपाधि से भी नवाजा गया था। आधुनिक भारत का जनक भी कहा जाता है और मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने राजा की उपाधि दी थी। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी? तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने दिया था। यह भी क्वेश्चन आपका आता है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। उनसे पहले थोड़ा देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण सभाएं और उनके स्थापना वर्ष है वो भी देख लेते हैं। आत्मीय सभा की स्थापना हुई थी 1814-15 में। इसके संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। वेदांत कॉलेज की स्थापना हुई थी 1825 ईस्वी में। इसकी भी संस्थापक राजा राम मोहन राय जी ही थे। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में हुआ। इसके भी संस्थापक राजा राम मोहन राय ही थे। तत्वबोधनी सभा, इसकी स्थापना 1839 में हुआ था। देवेंद्र नाथ टैगोर जी इसके संस्थापक थे और प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे और इसकी स्थापना वर्ष 1867 है मेरे भाई। ये बहुत ही ज़्यादा आने वाले शिफ्टों में एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। तो चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। यशवंत एकेडमी ये आपका चैनल है मेरे भाई। आप इसे जरूर क्या करेंगे, इसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, कोशिका को आकार, मजबूती और स्थिर संरचना कौन प्रदान करता है? हु प्रोवाइड्स शेप, स्ट्रेंथ एंड स्टेबल स्ट्रक्चर टू द सेल? तो ये आपका कोशिका कंकाल करता है। कोशिका कंकाल करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है कोशिका का ऊर्जा घर, पावर हाउस। राइबोसोम को बोला जाता है प्रोटीन फैक्ट्री। लाइसोसोम को बोला जाता है सुसाइडल बैग यानी आत्मघाती थैली। और क्लोरोप्लास्ट कोशिका का रसोई घर, किचन ऑफ सेल्स बोला जाता है क्लोरोप्लास्ट को। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। जो भी यहाँ मैं आपको बता रहा हूँ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किसी न किसी एग्जाम में एक बार नहीं, आपका 10 बार 20 बार लगभग कहा जाए तो बहुत बार पूछा गया मेरे भाई। बहुत मेन रिपीटेड और मेन कन्फ्यूजन वाला भी क्वेश्चन है और एग्जाम में आपको इसी तरह का कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन दे देता है। पावर हाउस दे देगा, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं, ये चारों ऑप्शन डाल देगा। आपको लगेगा माइटोकॉन्ड्रिया भी किसी चीज़ का पावर हाउस है, ये भी फैक्ट्री है, राइबोसोम भी है, सुसाइडल बैग का भी लाइसोसोम है। इस तरह से आपको कन्फ्यूज करने के लिए दे देगा मेरे भाई। तो इसको थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य या लोक कला राज्य युग्म सही सुमेलित नहीं है? मतलब कि ये डांस और उनसे संबंधित नहीं है। तो ये आपका बाउल पश्चिम बंगाल ठीक है, पनिहारी राजस्थान ठीक है, बान वान जम्मू कश्मीर ठीक है, खाम जाओ मणिपुर आपका नहीं होगा, खाम जाओ आपका मिजोरम हो जाएगा मेरे भाई। खाम जाओ मणिपुर नहीं, मिजोरम हो जाएगा। चलिए यहाँ देख लीजिए कुछ प्रसिद्ध लोक नृत्य है। असम का जैसे हो गया आपका बिहू, असम की सत्रिया जो शास्त्रीय नृत्य है और असम की बगुरम्बा, ये सब आपका असम का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। मणिपुर का आपका हो गया मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है। डोल चोलोम ये आपका मणिपुर का है। लाई हरोबा मणिपुर का है। और मिजोरम का देख लीजिए, चेराब आपका मिजोरम का है, जो बांस नृत्य बैम्बो डांस बोला जाता है, बांस नृत्य है। खुल्लम आपका मिजोरम में, खाम जाओ मिजोरम में, यही यहाँ मणिपुर दिया था जो कि यहाँ बोला था सुमेलित नहीं है, तो इसको देखते हुए आपको टिक करना था। मेघालय का है नोंगक्रोम और लाहो
नोंगक्रोम लाहो, मेघालाहो, मेघालय मतलब मेघलाहो, इस तरह से याद करना है। अरुणाचल प्रदेश का है बुइया पोपिर बारडोछम, बुइया पोपिर बारडोछम, यह आपका अरुणाचल प्रदेश का है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा था, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, धर्म की स्वतंत्रता, अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने का अधिकार। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है मेरे भाई। अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण आपका आर्टिकल 29 से संबंधित है और शिक्षा का अधिकार आपका 21A से संबंधित है और संवैधानिक उपचार का अधिकार अनुच्छेद 32 से संबंधित है, जो कि यहाँ डिटेल्स में आपको डाल दिया हूँ। कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद भी देख लीजिए। अनुच्छेद 25 आपका संबंधित है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता यानी मानना, आचरण और प्रचार से संबंधित है। अनुच्छेद 26 कहता है धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता या फिर संस्थाएं बनाना, अनुच्छेद 26 कहता है। अनुच्छेद 27 किसी विशेष धर्म को बढ़ावा देने के लिए कर यानी टैक्स से मुक्ति, ये अनुच्छेद 27 कहता है कि किसी विशेष धर्म को बढ़ाने के लिए उसका टैक्स माफ कर दो या फिर पूरी तरह से व्यवस्था फ्री कर दो, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। अनुच्छेद 28 सरकारी शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा पर रोक लगाना, ये अनुच्छेद 28 कहता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था, मजनू शाह निम्नलिखित में से किस आंदोलन यानी विद्रोह से जुड़े हुए थे? मजनू शाह वाज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट या रिवेलियन। चलो आपको बताना है इसमें से ऑप्शन कौन सा सही है। तो ऑप्शन आपका मजनू शाह सन्यासी यानी फकीर विद्रोह, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। कुछ महत्वपूर्ण विद्रोह भी देख लीजिए जो हो सकता है आने वाले शिफ्ट में आपको यहाँ से क्वेश्चन आ जाए मेरे भाई। संथाल विद्रोह सिद्धू और कान्हू से संबंधित है, झारखंड बिहार के राजमहल से, यह 1855-56 में विद्रोह शुरू हुआ था। मुंडा विद्रोह आपका बिरसा मुंडा से संबंधित है, छोटा नागपुर झारखंड 1899 1900 ईस्वी के टाइम में मुंडा विद्रोह हुआ था जिसके नेता बिरसा मुंडा थे। कोल विद्रोह की शुरुआत छोटा नागपुर क्षेत्र वही झारखंड से हुआ था 1831-32 में, इनके नेता थे बुद्धो भगत, बुद्धो भगत थे कोल विद्रोह के नेता। पागलपंथी विद्रोह के नेता थे करम शाह और टीपू शाह, पागलपंथी विद्रोह के नेता करम शाह और टीपू शाह। बंगाल से शुरू हुआ था, 1813 में लगा दिया फेरा पागलपंथी का मेरे भाई, और 1813 से 1833 तक चला था। ये पागलपंथी का करम शाह ने टिप दिया, याद रखने के लिए, तो पागल हो गया टीपू। करम शाह टीपू शाह पागलपंथी बंगाल 1813 और 1833 ईस्वी के बीच हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी पुस्तक और लेखक वाला जो है गलत है? तो यह आपका गलत है। गीत गोविंद गोस्वामी नहीं होगा, गीत गोविंद के रचयिता जयदेव हैं। बाबरनामा बाबर, तुगलकनामा अमीर खुसरो, पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई, ठीक है, और आपका गीत गोविंद जयदेव हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण पुस्तक और लेखक भी देख लीजिए, क्वेश्चन यहां से भी आपका फंसने जा रहा है मेरे भाई। हुमायूं नामा लिखी थी गुलबदन बेगम, अकबर नामा लिखा था अकबरनामा या फिर आईने अकबरी अबुल फजल लिखे थे। शाहनामा फिरदौसी लिखा था, किताबुल हिंद या फिर तहकीका के हिंद अल बरूनी लिखा था, रेहला इबन बतूता लिखे था, और पद्मावत मलिक मोहम्मद जायसी साहब लिखे थे मेरे भाई। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं मेरे भाई। एक बार आप दिल से, आप अगर तैयारी करते हैं तो एक बार आप कमेंट में लिखिएगा कि क्या ये किस तरह का फैक्ट आपको दिया जा रहा है, एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है या नहीं है मेरे भाई। अगर है तो चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई, हमें भी प्रोत्साहित कीजिएगा मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, निम्नलिखित में से किस वित्तीय संस्था की स्थापना वर्ष 1990 में हुई थी? तो यह आपका
भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक SIDBI की स्थापना हुई थी 1990 ईस्वी में। आपका ऑप्शन ए राइट है मेरे भाई। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1935 को। हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर क्वेश्चन पूछता है मेरे भाई कि RBI की स्थापना किस कमीशन के सिफारिश पर हुआ था, तो हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर। सेबी की स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। 1992 में इसे वैधानिक दर्जा सेबी को मिला था। और एग्जिम बैंक की स्थापना 1 जनवरी 1982 को हुआ था। और NHB राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना 9 जुलाई 1988 को हुआ था मेरे भाई। एग्जाम के दृष्टि से बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस तरह से आपको देखना है मेरे भाई, रिपीट करके देख लेना है कि आपको जब क्वेश्चन आ जाए तो छूटे नहीं मेरे भाई, क्योंकि माता का सपना पूरा करना है और अपने पिता का जो आंखों में अरमान लिए मंजिल को अपना मान लिए, तो मुश्किल क्या आसान किया, जब ठान लिए तो ठान लिए मेरे भाई। पूरा करके दिखाना है और अपने आप को भी साबित करना है कि हाँ मैं उस काबिल हूँ कि अपने लिए रोजगार तो मैं बना सकता हूँ और ले सकता हूँ मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास टैलिस्मैन सेबर, जिसमें भारत ने एक पर्यवेक्षक यानी ऑब्जर्वर के रूप में भाग लिया, किस देश द्वारा आयोजित किया गया था यानी होस्ट किया गया था? तो यह आपका ऑस्ट्रेलिया के द्वारा होस्ट किया गया था टैलिस्मैन सेबर मेरे भाई। कुछ महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है और उनके भागीदार देश हैं, वो भी आप देख लीजिए। मालाबार भारत, अमेरिका और जापान के बीच होता है एक्सरसाइज। भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के बीच यानी क्वाड देशों के बीच होता है आपका मालाबार। पिच ब्लैंक होता है बहुराष्ट्रीय, ऑस्ट्रेलिया द्वारा आयोजित होता है, बहुत सा राष्ट्र इसमें भाग लेता है पिच ब्लैंक में। ऑस इंडेक्स ऑस्ट्रेलिया और भारत, ऑस से समझ लीजिए आपका ऑस्ट्रेलिया, IND से इंडिया, ये आपका एक्सरसाइज होता है ऑस इंडेक्स। रिम पैक ये बहुराष्ट्रीय है, अमेरिका द्वारा आयोजित किया जाता है रिम पैक। खंजर आपका है भारत और किर्गिस्तान के बीच ये अब एक्सरसाइज होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक प्रशासक यानी एडमिनिस्ट्रेटर की नियुक्ति करते हैं? तो यह आपका आर्टिकल 239 से रिलेटेड है। आपका ऑप्शन ए सही है मेरे भाई। अनुच्छेद 239A क्या बोलता है कि पुदुचेरी के लिए स्थानीय विधानमंडल या मंत्रिपरिषद का सृजन। 239A है। दिल्ली NCT की संबंध में विशेष प्रावधान 69वां संशोधन 1991। और अनुच्छेद 240 कहता है कि कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए नियम बनाने को राष्ट्रपति के पास शक्ति है। अनुच्छेद 243 कहता है पंचायती राज और नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान। अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय का प्रावधान है, ये 214 कहता है। अनुच्छेद 356 राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने पर राष्ट्रपति शासन लगाना, यह आर्टिकल 356 में है मेरे भाई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण तटीय क्षेत्रों में होने वाले विनाश का मुख्य कारण क्या है? तो ये होने वाले विनाश का मुख्य कारण है ऑप्शन नंबर बी, तूफानी लहरें और भारी वर्षा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। किस तरह से होता है देख लीजिए। मानसून एक विच्छेद होता है, एक अल नीनो धारा आप जानते हैं, ला नीना और सामान्य वर्षा। तो मानसून विच्छेद क्या है? मानसून के दौरान एक या अधिक सप्ताह तक वर्षा का न होना, उसी को बोलते हैं मानसून का विच्छेद यानी ब्रेक इन मानसून। अल नीनो प्रशांत महासागर के गर्म होने की घटना, उसी को बोलते हैं अल नीनो, जिससे भारतीय मानसून कमजोर होता है, मतलब शुष्क हो जाता है। ला नीना आपका क्या है?
प्रशांत महासागर के ठंडा होने की घटना जिससे भारत में अच्छी बारिश होती है। ला नीना के कारण भारत में अच्छी बारिश होती है। तो ये भी थोड़ा नॉलेज के लिए इम्पोर्टेंट भी है और एग्जाम के लिए भी महत्वपूर्ण है। और सामान्य वर्षा, जब वर्षा दीर्घकालिक औसत LPA के 96% से 104% के बीच हो, उसी को बोलते हैं सामान्य वर्षा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, अगस्त 2025 में किस राज्य में मानसून की वर्षा में लगभग 35 से 40% की कमी दर्ज की गई, जिसके परिणाम स्वरूप फसल की भारी क्षति हुई थी? तो ये आपका हरियाणा राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका हरियाणा राइट आंसर है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था, सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत विकास की अवधारणा को परिभाषित करना और इस दिशा में विश्व को एकजुट करने के लिए किस आयोग का गठन किया गया था? तो ये आपका ब्रंटलैंड आयोग का स्थापना किया गया था, गठन किया गया था मेरे भाई सतत विकास के लिए। कुछ सम्मेलन देख लेते हैं, उसका आयोजन वर्ष और मुख्य उद्देश्य क्या था, किस लिए इसको शुरू किया गया था, ये भी देख लेते हैं जो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए पहला आपका है स्टॉकहोम सम्मेलन 1972 में इसका आयोजन हुआ था। मानव पर्यावरण पर पहला वैश्विक सम्मेलन लगाया गया था। ब्रंटलैंड रिपोर्ट 1987 में इसकी स्थापना हुई थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए सतत विकास की परिभाषा दी गई। चलिए अगला आपका है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, शुरुआत करी गई थी ओजोन परत के संरक्षण के लिए। यह भी आपका एग्जाम में आता है मेरे भाई। पृथ्वी सम्मेलन रियो 1992 में इसकी स्थापना करी गई थी। एजेंडा क्या था? 21 एजेंडा था, इसी को अपनाने के ऊपर काम करना था। और आपका है क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन में कमी लाने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल। ये दोनों में हालांकि थोड़ा कन्फ्यूजन रहता है मेरे भाई। कन्फ्यूजन मतलब किस तरह का कन्फ्यूजन, ये भी आप देख लीजिए। कन्फ्यूजन कहने का मतलब होता है कि एग्जाम में आपको क्वेश्चन आता है वहाँ मॉन्ट्रियल और क्योटो में थोड़ा आदमी कंफ्यूज कर जाता है। मॉन्ट्रियल में मार दिया ग्रीन हाउस और क्योटो में मार दिया ओजोन लेयर। तो थोड़ा सा इसको भी ढंग से याद कर लेना है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है, कंप्यूटर प्रणाली में प्रिंटर किस प्रकार का डिवाइस यानी यंत्र है? तो प्रिंटर आपका आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। कुछ डिवाइस भी देख लेते हैं कि इनपुट है कि आउटपुट है। तो आपका कीबोर्ड या फिर माउस इनपुट है, मॉनिटर प्रोजेक्टर आउटपुट है, ये सब बाहर से लगा सकते हैं। स्कैनर इनपुट है। फिर आपका सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये तो प्रोसेसिंग यूनिट ही है, प्रोसेस करता है। कंप्यूटर का माइंड भी बोला जाता है सीपीयू को। हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव ये आपका स्टोरेज पार्ट है। ये भी क्वेश्चन देख लीजिएगा, यहां से भी आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रारंभिक लौह युग में खेतों को जोतने और कृषि कार्यों के लिए किस प्रकार के उपकरणों का मुख्य रूप से प्रयोग किया जाता था? तो यह आपका ऑप्शन बी सही है। लोहे के फाल वाले हल और कुल्हाड़ी का उपयोग किया जाता था प्रारंभिक लौह युग में खेतों की जुताई के लिए। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है, 52वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत किसी सदन के सदस्य पर दल बदल विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ लागू होने का एक प्रमुख आधार क्या है? तो ये आधार है सदन में अपनी पार्टी के व्हिप यानी निर्देशों के विरुद्ध मतदान करना। इसी के लिए आपका दल विरोधी कानून लागू किया जाता है, एंटी डिफेक्शन लॉ। चलिए ऑप्शन ए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था करंट अफेयर से, नवंबर 2025 में बेमौसम और अत्यधिक बारिश के कारण फसलों के हुए भारी नुकसान से राहत देने के लिए गुजरात सरकार ने कितने करोड़ रुपए के ऐतिहासिक राहत पैकेज की घोषणा करी है? तो यह आपका 15,000 करोड़ राहत पैकेज गुजरात सरकार ने 2025 में हुए बेमौसम बारिश के कारण पैकेज का घोषणा किया था। यह ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। MS वर्ड यानी डॉक्यूमेंट को सुरक्षित सेव करने के लिए किस फाइल यानी एक्सटेंशन का उपयोग किया जाता है?
तो ये आपका MS वर्ड बोल रहा है, तो .docs यानी डॉक्स आपका राइट आंसर हो जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण सुरक्षित और एक्सटेंशन फाइल भी दिया गया है, जैसे आपका MS एक्सेल में सेव कीजिएगा तो .xls और उसके बाद x आ जाएगा, इस तरह से सेव होगा। MS पावर पॉइंट में .pptx हो जाएगा, नोटपैड में .txt हो जाएगा, एडोब एक्रोबैट में मतलब कि ये PDF वाला फाइल में .pdf हो जाएगा, वर्ड पैड में आपका लिखा जाएगा .rtf, और इमेज या फोटो में .jpg इमेज में, और फोटो में .png, ये सब इस तरह से आता है। तो ये भी आपको एक्सटेंशन फाइल देख लेना है, कंप्यूटर का सब्जेक्ट है मेरे भाई। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न पूछा था वाइल नियम। वाइल नियम मुख्य रूप से किन दो चरों यानी वेरिएबल के बीच संबंध को दर्शाता है? तो यह आपका दाब और आयतन, प्रेशर एंड वॉल्यूम को दर्शाता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा था हार्ड डिस्क ड्राइव HDD में डेटा को स्थायी रूप से स्टोर करने के लिए मुख्य रूप से किसका उपयोग किया जाता है? तो मेन रूप से आपका मैग्नेटिक फ्लैटर्स का यानी चुंबकीय फ्लैटर का उपयोग किया जाता है मुख्य रूप से स्टोर करने के लिए डेटा को। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा कारण यानी अर्थव्यवस्था के तृतीयक जो क्षेत्र है टर्टियरी सेक्टर में बढ़ती गतिविधियों के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बुनियादी सेवाओं जैसे अस्पताल, शिक्षा, परिवहन की मांग में वृद्धि। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा था रिट्रीटिंग मानसून यानी जिसको लौटते हुए मानसून भी बोलते हैं को अन्य किस नाम से भी जाना जाता है? तो इसको उत्तर पूर्वी मानसून के रूप में भी जाना जाता है, जिसे रिट्रीटिंग मानसून या लौटते हुए मानसून भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन आया था फसल से, कृषि से मतलब गेहूं निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसल की श्रेणी में आता है? तो गेहूं रबी की फसल हो जाती है, रबी क्रॉप्स। प्रमुख रबी की फसलें हैं गेहूं के अलावा जौ, चना, मटर है, टमाटर ने। गेहूं के अलावा जौ, चना, मटर, सरसों और अलसी, ये सब आपका रबी का क्रॉप्स है मेरे भाई। और यहाँ से भी क्वेश्चन आते रहता है, रबी और खरीफ से, कुछ जायद फसलें से, नकदी फसलें से आते रहता है क्वेश्चन। ये भी टॉपिक आप देख कर जाएंगे। अगला क्वेश्चन आपका पूछा है कांचीपुरम का प्रसिद्ध कैलाशनाथर मंदिर मुख्य रूप से किस सामग्री से बना है? तो ये मेन रूप से कांचीपुर का कैलाशनाथ मंदिर बलुआ पत्थर से बना है, सैंडस्टोन से मेरे भाई। इस मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय, जिसे राज सिंह के नाम से भी जाना जाता है, 8वीं शताब्दी में यानी 700 से 728 के बीच में किया था। इसका कार्य उनके पुत्र महेंद्र वर्मन तृतीय ने पूरा किया था। कुछ काम बचा रह गया था तो उनके पुत्र महेंद्र वर्मन इसे पूरा किए थे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है सूचना का अधिकार यानी RTI अधिनियम 2005 के तहत निम्नलिखित में से किस आधार पर सूचना देने से छूट दी गई है? तो यह आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज, यानी भारत की संप्रभुता, अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रति सूचना देने की छूट है। विदेशी सरकारों से प्राप्त गोपनीय सूचना उसकी देने की छूट है। व्यक्तिगत जानकारी जिसका सार्वजनिक हित से संबंध न हो उसकी भी छूट है, यानी सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गदर आंदोलन यानी पार्टी के असफल होने का सबसे प्रमुख या मेन कारण क्या था? तो इसका राइट आंसर था ब्रिटिश जासूसों द्वारा सूचना का लीक होना और नेतृत्व की कमी। इसी के कारण गदर आंदोलन असफल हो गया था, फ्लॉप कर गया था मेरे भाई। ऑप्शन बी राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा है ग्राम पंचायतों की बैठकों की कार्यवाही को रिकॉर्ड करने, उनके सारांश तैयार करने और प्रस्तावों के डिजिटल प्रबंधन के लिए भारत सरकार द्वारा लॉन्च किए गए AI आधारित एप्लीकेशन का नाम क्या है? तो ये है ग्राम संवाद, सभासार, ई ग्राम स्वराज, जन योजना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई सभासार। याद रखिएगा, ग्राम पंचायत की बैठकों की कार्यवाही रिकॉर्ड करने के लिए सभासार, सभागार रहे, सभासार। चलिए, जब किसी वस्तु को, अगला प्रश्न है, जब किसी वस्तु को लंबवत रूप से ऊपर की ओर फेंका जाता है
तो ऊपर उठते समय उनकी स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? तो बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है मेरे भाई, बढ़ जाता है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न आपका संगीत से था, कर्नाटक संगीत से। निम्नलिखित में से किसे कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति यानी कर्नाटक संगीत के पिता में से एक और दक्षिण भारत के एक विपुल संगीतकार के रूप में भी जाना जाता है, जो अक्सर कई रागों के निर्माण से जुड़े हैं? उनका नाम है त्यागराज। त्यागराज इनका नाम है मेरे भाई। कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति और फादर ऑफ कर्नाटक संगीत के हैं, फादर भी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पीएम मोदी ने युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके सशक्तिकरण के लिए किस योजना की घोषणा करी है? तो पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की शुरुआत करी थी, ऑप्शन बी है। ये योजना का मुख्य पॉइंट क्या था? तो पहली नौकरी पाने वाले और नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करना। युवाओं को लाभ क्या था? ईपीएफओ में पंजीकृत होने पर 15,000 रुपये तक की प्रोत्साहन राशि 2 किस्तों में देना। और परिव्यय क्या था? 1 लाख करोड़ रुपए। लक्ष्य लगभग 1.92 मतलब 1 करोड़ 92 लाख युवाओं को लाभ पहुंचाना। ये उद्देश्य था आपका पीएम मोदी जी का, जो था पीएम विकसित भारत रोजगार योजना। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है, हाल ही में बजट में सरकार ने एलपीजी के शहरी वितरण और परिवहन लागत को कम करने के लिए कितने करोड़ रुपए का प्रावधान किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई 1000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो लगभग आपका जितने क्वेश्चन पूछा गया मेरे भाई, लगभग सारा का सारा क्वेश्चन 1-2 छोड़ करके मैं आपको करा दिया हूं। तो चलिए, वीडियो कैसा लगा? अगर ठीक लगा मेरे भाई तो लाइक जरूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे भाई। धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगले वीडियो में अगले शिफ्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।